संडे का दिन, सुबह सुबह का टाइम, और हम लोग बिल्कुल हशाश बशाश और फ्रेश बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी जल्दी सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं और कसम से कितना अच्छा हो गया अच्छा ना, लग रहा है। और ऐसा लगता है बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह देखना शुरू किया, दो तीन दिन से हमने। हाँ। तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नाश्ता करते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं। और ऐसा नहीं है, हम तो उठते ही हैं संडे को, सैटरडे को, लेकिन आम दिनों की आम बात दिनों हम की जो बात कर है, रहे हैं उसमें भी हम जल्दी उठ रहे हैं और जल्दी उठ के काम भी कर रहे हैं। और 6 बजे से पहले पहले जब सारे काम करने होते हैं तो कितनी जल्दी हो रहे हैं। जल्दी होता है और बड़ा बहुत अच्छा दिन गुजर रहा होता है, सारे काम हो जाते हैं, सब पंक्चुअलिटी बिल्कुल, हर चीज़ टाइम पे हो रही होती है, सारी चीज़ें। बिल्कुल। आज का एक मैसेज देना चाहूँगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने माँ के पास टाइम गुजारता है, आप जितना टाइम अपने माँ के साथ गुजारते हैं वो आपकी ज़िंदगी में काउंट नहीं किया जाता है, वो आपकी ज़िंदगी में इससे माइनस नहीं किया जाता है। अगर आपकी लाइफ 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, इसमें जितना वक्त अगर आप अपने माँ के साथ गुजारेंगे तो वो उसमें काउंटिंग में नहीं आएगा। तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत करना चाहिए, उनको प्यार की नज़र से देखना चाहिए, घर से निकलते हुए माँ बाप के पैर छूने चाहिए, उनसे उफ़ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि क्या कहते हैं कि अगर आपके माँ बाप जो हैं वो मुस्लिम नहीं हैं और आपने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है तो तब भी आप अपने माँ बाप के साथ उफ़ नहीं कर सकते, उनके राइट्स वही हैं सारे के सारे। तो मेरा मैसेज ये है नए यानी नाज़रीन को, यूथ को, लोगों को, सबको कि माँ से मोहब्बत करें और अपने पेरेंट्स की कदर करें। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, उनसे इखलाक से पेश आएँ, उनको टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें। तो हम सब के लिए ज़िंदगी में जो तब्दीली आपकी आएगी, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी और जो सक्सेस आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, जो सक्सेस आपको मिलेगा आपकी सोच से बढ़कर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खबरनामा पढ़ लिया आपने। थैंक यू सो मच जी, ये बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया है आज हमारे एंकर ने, हमारे को होस्ट ने। और बिल्कुल ये बात ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें कही हैं वो हमारी ज़िंदगी हमारी उसी से शुरू होती है और उसी से ख़त्म होती है। वो बचपन में याद आपको हम कहा करते थे कि क्या कहते थे कि अल्लाह क्या लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। आपको पता आज जाके पता चला है कि वो अल्लाह का घर क्या है, वो हमारा दिल है। कि वो बचपन में हम बात क्या करते थे कि जी अपना दिल साफ करें और क्या आपके हकूक हैं, क्या आपकी चीज़ें हैं। आज ये भी चीज़ें बताने के लिए हमने ऐसे ही गेस्ट को बुलाया है माशाल्लाह, जिनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज में एजुकेशन ली है। लेबर लॉज क्या होते हैं हमें पता ही नहीं है। आज हमारे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, आपने जाना कहीं नहीं। इसी तरह विमेन हरेसमेंट के ऊपर हम उनके साथ बात करेंगे जो कि हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है। और पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक ममालिक में आता है, हमारा इस्लामिक मुल्क है, तो इसमें इस चीज़ पे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। स्कॉलर भी हैं और जी ट्रेनर भी हैं, तो आपको मिलवाते हैं जाफर रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाफर साहब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह सुबह सुबह आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं बिल्कुल, और जल्दी उठकर आए। इस फ्रेशनेस का राज राज बताएं इसका। फ्रेशनेस मतलब माशाल्लाह चमकती धमकती उसकी हम तो देखिए तारीफ करते हैं और करते रहना चाहिए, दिल खुश होता है। कोई खास इसका राज नहीं है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ जी और ये मेरी रूटीन शुरू से है और तकरीबन आधा घंटा मैं रनिंग करता हूँ। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है यार बिल्कुल फ्रेश जूसेस यूज़ करता हूँ बिल्कुल, और कोशिश करता हूँ कि सच बोलूँ। अरे ज़बरदस्त कोशिश, बहुत अच्छी बात। सच बोलने से भी आपके चेहरे पे नूर आता है। और दूसरी बात ये, अगर फ्रेश जूसेस आपको अवेलेबल नहीं है, महंगाई है, बहुत कुछ है जिसको अवेलेबल होता है बिल्कुल पिए, नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि टमाटर में से आप बीज निकाल के उसका छिलका हटा के उसका भी जूस आप पी सकते हैं। आप यकीन करें वो आपका ब्लड बहुत ज़्यादा बना देता है। अगर खून की कमी है तो उसको बेहतर करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आता है, बाल बहुत अच्छे करता है। फ्री में टिप दे दिया है मैंने, जैसे कि मैं अपने चैनल में वो कि कहीं ना कहीं सच बोलने की आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्योंकि एक बार मुझसे किसी ने कहा कि कुछ कहा तो मैंने उसके अगेंस्ट में कहा कि मेरा सच सुनेगा कौन। बकौल शायर के हम तो शायर हैं जाने जा, हम तो सच नहीं बोलते। सच पे क्यों इतना इसरार है? सच की अजमत से कब हमको इनकार है? हम भी शायर हैं इसी कौम के जिसका हर फर्द बिकने पर तैयार है। हम ना सुकरात हैं, हम ना मंसूर हैं, हमसे सच की तवक्का ही बेकार है। तेज तलवार से वक्त की धार है, गुजरते हुए वक्त से जो फायदा उठा ले वही फनकार है। सहमे सहमे हुए लोग मिलते हो जब, हर तरफ जख्मों के फूल खिलते हो जब,
ऐसे मौसम में जाने जा हम उर्फे हक तो कुजा लब नहीं खोलते, हम तो शायर हैं, हम सच नहीं बोलते। क्या बात है जी। आज तो सुबह अच्छी हो गई है और जिनके सर से गुजर गई है उनको अपनी डिक्शनरीज उठानी चाहिए, गूगल में सर्चिंग करनी चाहिए। शायरी क्या कहते हैं कि दिल की जुबान होती है, बिल्कुल एहसासात की जुबान होती है। बिल्कुल। और शायर कहते हैं हसास होते हैं। हाँ बेसिकली दो तरह के लोग होते इकबाल हैं। साहब का शेर को याद है आपको? यस, अल्लामा इकबाल ने मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हर हाल में होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसको अल्लामा इकबाल ने इस तरह बयान किया है ज़र्ब कलीम में, कहते हैं एक लुर्द फरंगी ने कहा अपने पिसर से, मंजर वो तलब कर के तेरी आंख न हो शेर, बेचारे के हक में यही सबसे बड़ा जुल्म, बर्रे पे अगर फाश करे कायदा शेर, सीने में रहे राधे मलूकाना तो बेहतर, करते नहीं महकूम को तेगों से कभी देर, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हिमालय तो मिट्टी का एक ढेर। सर मुझे डिक्शनरी खुद लेनी पड़ेगी। हमारी उर्दू असल में उर्दू इतनी वाकई अगर सही इसको सलीस उर्दू कहा जाता है। यस, सलीस अगर उर्दू इसके क्या? मायने पूछने पड़े तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और इसके तो उन्होंने बता दिया कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को या किसी सिटीजन को अगर आप चाहते हैं कि वो आप जैसा चाहते हैं, एक लिटरेट एज अ लिटरेट सिटीजन वो आपका जो है वो रिएक्शन दे, तो आप जो है उसको ट्रेन करें, एजुकेट करें। सही। आफ्टर ट्रेनिंग ही विल बी एबल टू ओबे यू whatever you are desiring to execute in your organization or in your society, then he would be ready. अदरवाइज आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात को ही अंडरस्टैंड नहीं करेगा। सही बात है सर। जैसे जी शुरू करते हैं, पूछ लेते हैं कि आप लंबी गुफ्तगू हो जाएगी कि मतलब कहाँ से तालीम हासिल किया आपने, और अभी तक माशाल्लाह आप एमफिल भी कर रहे हैं, कहाँ से तालीम किया, मैट्रिक कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया, और इतनी सारी तालीम हासिल करने का शौक़, मतलब पढ़े चले जा रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे बिल्कुल कहीं पे कहीं पे ब्रेक ही नहीं लगी, कहीं ब्रेक ही नहीं लगा रहे आप। एमफिल भी कर रहे हैं आप, आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, मतलब पढ़ने का शौक है, यहाँ के लोगों के मसाइल को देख देख के वही चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी, जिसमें आई वाज अ स्टूडियस किड इन माई चाइल्डहुड। मेरे नाना को पढ़ने का बहुत शौक था, उनकी लाइब्रेरी मैंने डिज़ाइन की, ठीक है, और वहीं से वो शौक जो है डेवलप होता गया। फिर फैमिली में भी ऐसा प्रेशर था, वालिद मेरे डॉक्टर थे। अच्छा, तो मोस्टली डॉक्टर वालिद साहब या वालिदा हो तो उनका दिल करता है हमारे बच्चे डॉक्टर ही बन जाए। जी, तो प्रेशर तो आया होगा। बिल्कुल, यस, बिल्कुल प्रेशर आया था। लेकिन वो ज़माना कुछ ऐसा था कि यहाँ फिर मुझे एक शायर हैं, उनके कुछ जो आज हमें लगेगा हमने एक शायर बुला ज़हन में आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ए जुनू कुछ तो खुले आखिर में किस मंजिल में हूँ, ठीक है, हूँ जवारे यार में या कुछ है कातिल में हूँ, पावा जोला अपने शानों पर लिए अपनी सलीब, मैं सफीरे हक हूँ लेकिन नरगाए बातिल में हूँ। क्या बात है। जश्न फरदा के तसव्वुर से लहू गर्दिश में है, हाल में हूँ और जिंदा अपने मुस्तकबिल में हूँ, दम बखुद हूँ अब सरे मक्तल ये मंजर देखकर, मैं कि खुद मकतूल हूँ लेकिन सफ़े कातिल में हूँ। Basically, you have different stages in your life. जी बिल्कुल। Since childhood. अब होता क्या है, अब आप एक लर्निंग फेज से गुजर रहे होते हैं, फिर आप जो है एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप इतनी आसानी से नहीं बनते, बल्कि इन समहाउ आप मुख्तलिफ स्टेजेस से आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसानियाँ तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, और कहते हैं ना खड़े होने की जगह मिल जाए, बैठने की जगह हम खुद बना लेंगे। तो उसके लिए आपके पास क्या कहते हैं कि नकल करने के लिए अक्ल ज़रूरी है। ये बचपन की बातें हैं, आप शेर व शायरी जब आपने की, तो मुझे अपनी छोटी जो क्लास थी हमारी पंजाब में, बहुत ज़्यादा अल्लामा इकबाल साहब की जो शायरी है सलीस उर्दू जिसको हम कहते हैं, उसको बाकायदा वहाँ पे पढ़ाया जाता है, अरबी को पढ़ाया जाता है, जो कि लाजमी सब्जेक्ट्स में से होते हैं। तो मुझे वही दिन याद
भाग आगे बड़ी मुश्किल से रट्टे मारते थे, याद ही नहीं होते थे, इनके मिनट्स लिखने हैं, इनके सब कुछ करना होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक क्या कहना चाहिए, शौक कह लें या मोहब्बत कह लें शायरी से। बिल्कुल। इसका मैं क्रेडिट जो है अपनी वालदा को दूंगा अच्छा। कि उनकी ऐसी तरबियत थी कि वो ये चाहती थी कि एक जो है गुड सिटीजन बने मेरे बेटे, और एक लोगों के लिए एक बेटरमेंट जो है वो ऐसी एक फिजा क्रिएट करें। तो कोशिश होती है कि उसी चीज को फॉलो किया जाए। तो ये चीज बच्चों में आई आपके? नहीं, अभी मेरी अभी शादी नहीं माशाल्लाह से, शादी नहीं माशाल्लाह से। तो एक अदद रिश्ता दरकार है, एक अदद रिश्ता दरकार है। नहीं, हम बिल्कुल भी यहाँ पे मैच ब्यूरो कॉल के नहीं रहते। हंसना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराहट भी एक क्या कहना चाहिए, सदका जारिया होता है। मुस्कुराहट भी बखेरना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। और आप लोगों के फीडबैक भी आते हैं, प्रोग्राम भी पसंद करते हैं और मज़ीद आपका हमें फीडबैक चाहिए होता है। आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें हमारे शो को भी, प्रोग्राम को, और बताया करें कि आप कैसे प्रोग्राम देखना चाहते हैं, कैसे लोगों से मिलना चाहते हैं। लेबर लॉ के हवाले से, लेबर लॉ में क्या किया हुआ आपने? लेबर लॉ में बेसिकली मैंने पीजीडी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। सबसे पहले मुझे बताएं कि लेबर के उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? लेबर लॉ बेसिकली है कि हमारे तो किसी को पता ही नहीं है ना, लेबर को पता ही नहीं, लेबर कैटेगरी में आता कौन कौन है तो पता ही नहीं हमें कुछ। थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट उसमें लेबर में हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है ये जो गाड़ा मिट्टी सीमेंट का काम करते हैं, ये लेबर है। मजदूर जो है वो लेबर नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि लेबर की कैटेगरी में जो है वो तमाम लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। इवन ये कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लरिकल जॉब कर रहा है वो मिसकंडक्ट करता है, या कोई ऑफिसर कैटेगरी का जो है वो मिसकंडक्ट करता है, देयर इज अ सेम प्रोसीजर for both categories according to Sin Terms of Employment Act 2015 section 21 there are 12 allegations according to जो मिसकंडक्ट हो रहा है, चोरी की है या एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज किया है। लेबर में हम पूछ रहे हैं कि जो लेबर जिसको हम कहते हैं, तो लेबर में क्या प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन ये सब आते हैं, प्लम्बर के दायरे में होते हैं, ऐसा ही है ना। लेबर तक का वो मजदूर तबके को समझा जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे एक तो लेबर लॉ क्या है हमारे पास, और उसके अंदर क्या कैटेगरीज आती हैं कि किन को लेबर लॉ के अंदर लिया जाता है। बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉइज होते हैं। एक वो होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो हम हायर करते हैं, वो आफ्टर 89 डेज हम उसको जो है रिन्यू करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को। और जब ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो हायरिंग होती है ये उसका प्रोसीजर है। और जो परमानेंट एम्प्लॉइज हम हायर करते हैं वो आफ्टर 90 डेज हम उनकी कंफर्मेशन कर देते हैं। कहीं ये लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं हम अगर इसमें सारे आ रहे हैं, इसमें प्लम्बर भी है, इसमें इलेक्ट्रिशियन भी है, इसमें मजदूर यानी वो जो सीमेंट गाड़ा मतलब जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंपनी में काम करने वाले टीएम से लेकर, इसमें डिपेंड करता है कि आपने उसकी हायरिंग जो है, नेचर ऑफ हायरिंग क्या है। ठीक है, आया कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हायर किया है तो उसे अकॉर्डिंग टू दैट बेनिफिट मिलेंगे उसे। अगर आपने परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, परमानेंट जॉब के लिए अलग लॉ है या अलग उसकी फैसिलिटीज है, वो तो हर जगह होती हैं। फैसिलिटीज आपकी परमानेंट तो अलग होती हैं और जब आप उस पे होते हैं ट्रायल या कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो अलग होती है। उनके लिए अलग होती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आप हैं तो आप कहीं दे देते हैं छुट्टियां, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो आपको लीव नहीं मिलती। अदरवाइज आप अगर परमानेंट हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप जो है सिक लीव है 16 ऑन हाफ पे, 10 CL है, 14 अर्न लीव है, एनुअल लीव। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अगर गुड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको इससे ज्यादा भी दे देती है छुट्टियां, लेकिन इससे कम नहीं दे सकती। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन की आप कौन किस उसकी बात करें, कोई खास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे लेबर कोड मौजूद है, ठीक है ना। अब एक मजदूर है, वो कहीं काम करता है या क्लर्क है, कोई भी काम, सेल्समैन का काम करता है और वो किसी को जॉब करता है, 2 महीना 3 महीना काम करा लिया जाता है, उसके बाद सैलरीज नहीं दी जाती, कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो वो लेबर कोर्ट में जाता है। इतना लेंदी प्रोसीजर बना दिया गया है
कि लोग डरते जाते थे कौन जाएगा, इतने धक्के खाए, मैं मतलब वकील उतनी उसकी करूं, सैलरी नहीं होगी जितना उसका खर्चा हो एक वकील करूंगा। तो ऐसा प्रोसीजर क्यों नहीं है लेबर कोड का? इतना आसान प्रोसेस होना चाहिए कि किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाए और वो जाए और वहाँ जाके वो एप्लीकेशन लगाए और उसका देन एंड देयर 1-2 दिन के अंदर वो मसला हल कर होना चाहिए ना उसका। ऐसा ही है, मगर इसका जवाब बिल्कुल आप जवाब देना इसका, बिल्कुल बताएं। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। आज के शो में हम आपको बता रहे हैं कि लेबर के क्या लॉज होते हैं और किस तरह वो उनके बारे में जाके कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जाफर रिजवी साहब हैं, इन्होंने इसके ऊपर एजुकेशन ली है और ये आज हमें बता रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जी वीमेन हरेसमेंट या कोई भी हरेसमेंट, चाइल्ड अब्यूज़ या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसके लिए हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉलर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। जी सर। Actually, there is a procedure in labor law to deal with this type of issues. अगर आप जो harassment act की बात की 2000 according to harassment act 2010, वहाँ प्रोसीजर एक डील करने के लिए, इसी तरह लेबर का आपने बताया, those people who have been working in human resources department or industrial relation department in some organization IR called ER, employee relation, तो वहाँ एक प्रोसीजर है जी। उस प्रोसीजर को आप जो है वो ओवरथ्रो नहीं कर सकते और आप उसके बाद ही एक फर्दर प्रोसीजर होता है कोर्ट का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2015 सेक्शन 21 और उसमें सब सेक्शन 3 में एलिगेशन है 12, तो उसमें इंक्वायरी का फिर प्रोसीजर भी है। इंक्वायरी का सबसे पहले आप अगर कोई एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है तो आप उसको एक्सप्लेनेशन रेज करेंगे। सही है। आप उसको उस मैटर को देखेंगे क्या है। अगर सीवियर किस्म का मैटर है देन आप उसमें उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। आप उसको एक इंक्वायरी लेटर देंगे। देन इन रिप्लाई ऑफ दैट लेटर आप उसको रिव्यू करेंगे। वो आपको देगा लेटर कि भाई जवाब देगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ या मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है या मैंने ये किया है, वो एक्सेप्ट कर ले। जिस तरह पूरी दुनिया में अगर देखा जाए लेबर के कुछ लॉज होते हैं, पाकिस्तान में भी है, मगर हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बताया नहीं जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हरेसमेंट की, वुमेन हरेसमेंट, वुमेन चाइल्ड अब्यूज़ और ज़रूरी नहीं है, मैं हरेसमेंट सारे लोगों की बात करूँ, इसमें मैन भी शामिल है। बिल्कुल और क्योंकि देखें फीमेल फिर भी कहीं ना कहीं अगर बता भी देती है, लेकिन आदमियों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया जाता। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी भी हरेसमेंट होती हैं। तो इसके लिए मुझे ये बताएं, स्पेशली हमारे यहाँ, क्योंकि ख़वातीन के लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं जॉब के हवाले से। पिछले दिन इस्लामाबाद का एक बड़ा किस्सा मशहूर हुआ था इस बैंक का, अगर मैं अगर आपको याद हो तो उस हवाले से हमारे क्या हम कहाँ जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और तो उसकी क्या उसको सज़ा हो सकती है। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि इल्म ज़िंदगी और जहालत मौत। मेरे ये समझ में नहीं आता था, ये मैं बचपन से जो है पढ़ता हुआ आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। जब मैंने देखा कि लोग अंधे कुएं में अपनी जहालत की बिना पर जब मुझे गिरते हुए नजर आए तो तब मेरी ये बात समझ में आई प्रैक्टिकली। बेसिकली प्रोसीजर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट CBA जो कि यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस कमेटी के अंदर वो शामिल होता है और एक सीनियर एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन का वो शामिल होगा और एक खातून मैनेजमेंट की तरफ से वो शामिल होंगी। ये एक कमेटी बनेगी। ठीक है। देन हरासमेंट जिसके साथ हुई है वो कंप्लेन करेगा आके। ठीक है। अच्छा, जो मालिकान कमेटी वो बनाएंगे। यहाँ मैनेजमेंट मीन्स उनसे ली जा रही है। ठीक है। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लोग जो हैं उनसे मुराद ली जाती है, यहाँ मैनेजमेंट मीन्स उनसे मुराद ली जा रही है। तो
अब इसमें क्या होगा, कमेटी के पास हो जाएंगे सही। और अपनी जो भी कंप्लेन है वो बताएंगे जाके। ठीक है। अच्छा, यहाँ तासुर ये जाता है कि रिटन कंप्लेन या कोई ऐसा एविडेंस जो रिटन फॉर्म में हो, ऐसा नहीं है। सही। अगर किसी लड़के या लड़की ने, अगर मैंने किसी लड़की को इस तरह भी देख लिया तो हरासमेंट में आ जाता है। she can refer to the court, that is harassment। बिल्कुल। ऐसा भी है। मैंने अब यहाँ होता तक भी क्या सुना है कि है? अगर आप 1 से 2 3 मैसेज भी कोई कर दें तो वो कंप्लेंट कर सकती है कि भाई सोशल हैरेसमेंट भी होती सोशल है, आपको हैरेसमेंट पे फेसबुक आता या है। इन तरह की चीज़ों के ऊपर, या अगर आपको कोई नाजायज मैसेजेस भी करता है आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। इदारे बिल्कुल हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका, हम लोग खुद पीछे हट जाते हैं, हम अपने हक के लिए डरते हैं, नहीं है। हमें Actually, पता ही नहीं है कि हमारे being- इदारे भी अच्छे इदारे भी हैं कि एक तो साइबर क्राइम के इदारा भी बहुत अच्छा इदारा बिल्कुल, है, और काम इस करते वजह हैं सिस्टम वो। में काम भी कर रहे हैं। FIA always deal with the cyber crime cases। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि बीइंग वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का फेवरेट हूँ, सही है। मैं वहाँ का जनरल मैनेजर भी हो सकता हूँ, मैं वहाँ का मैनेजर भी हो सकता हूँ, और वो एम्प्लॉई जो है वो मेरे अंडर में भी हो सकती है। सही। अगर जिसके साथ ये वाकया हुआ है तो मैं तो उसको दबाऊंगा, या मैं कोशिश करूंगा कि वो लड़की जो है उसके साथ जो कुछ हो गया है उसको जो है वो खामोशी से तस्लीम कर ले। सही है। जबकि ज्यादातर यही होता है। she can directly approach ombudsman office। अच्छा। वो डायरेक्टली वहां जा सकती हैं, वहां जाएंगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिसर नॉमिनेट होगा, सही है। वो इंक्वायरी करेगा और वो प्रेशराइज करेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके जो एविडेंसेस थे वो क्या है, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपने क्या एक्शन लिया इस पे। सही। तो ठीक है। ये लोगों को पता नहीं है कि ओम्बड्समैन के ऑफिस जा सकते हैं लोग, ठीक है। डायरेक्टली जा सकते हैं। सही है। तो फिर वो, क्योंकि हमारे यहाँ चीट एंड बीट कल्चर में होता ही है कि हमारी जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल। सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो ना सुने तो वहां भी जा सकते हैं। सही सही। सही सर, इदारे से क्या मुराद है आपकी, मतलब आप क्या समझते हैं, इदारे को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ लोग काम कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि इसको, जैसे लॉ इज बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है। तो आप नेचर के हिसाब से चलें। ठीक है। जिस तरह कायनात जो है 75% पानी पे मुश्तमिल है और 25% जो है खुश्की पर मुश्तमिल है। ठीक है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी की जो है वो उसको बिल्ड किया गया है। ऐसा ही है। ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ 20 चीजें ऐसी हैं जो कि जमीन में हैं, जमीन में भी हैं, बिल्कुल। लाइक फास्फोरस, मैग्नीशियम, मतलब कुछ ऐसे कैल्शियम। केमिकल्स हैं 30% हमारी Yes. बॉडी में होते हैं और 65 to 70% वाटर हमारी बॉडी में होता है। बिल्कुल। यस। और एक चीज है ऑक्सीजन। 19 चीजों की कमी बेशी से आपकी मौत आप जो है बीमार पड़ सकते हैं, और एक की कमी से मौत वाक़ हो सकती है, और वो है ऑक्सीजन। और शायद मुझे ऑक्सीजन को इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, क्योंकि कोरोना जो है, उसने बता दिया है कि अल्लाह ताला ने हमें ये कितने महंगे जो हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं उसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं, मगर अल्लाह ताला ने एहसान किया है। होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर 40 to 60% जो है HDL होना चाहिए, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल। जी। इसी तरह HDL जब एक नॉर्मल रेंज में होगा तो वो LDL और DLDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। जी जी। अब ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा हमारी बॉडी के अंदर 10,000 मिलियन सेल्स हैं। ठीक है। ठीक है। 10,000 मिलियन सेल्स हैं, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यूज से बनते हैं हमारे ऑर्गन से फिर हमारी ये बॉडी सामने आपके। सही। मैं कहता हूँ इसी बेस पे ऑर्गन से ही निकला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन, ये सेल्स हैं। सेल्स जितने मजबूत होंगे आपके टिश्यूज भी मजबूत होंगे। अच्छा, टिश्यूज क्या है? टिश्यूज जो है वो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है।
सही। सर आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, मैं वही देख रही हूँ कि 1 से 2, 2 से 3 जो है वो चीज़ें जुड़ती चली जा रही है। किस हवाले से ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, क्या क्या मतलब स्कॉलर अभी आप वो करते हैं, तो किस तरह आप लोगों को किस क्या तरह की चीज़ ट्रेनिंग के देते हैं, ऊपर कैसे? जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत होती है कि इन सम ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती ही है। ठीक है। कहीं चेंज मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, कहीं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लेबर लॉ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। सही। गो के वो काम जो कि वो एक स्टेरियोटाइप या स्टेटस को अप्रोच को फॉलो करते हुए करते आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि नाउ दे हैव इन एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एवरीथिंग हैज बीन डिजिटलाइज्ड। ठीक है। तो आप अपने लेबर लॉ, आईआर का सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज का सिस्टम सबको डिजिटलाइज कर दें। देखिए, कोरोना के बाद तो बात तो हो रहा एक्सक्लूसिवली है। बिल्कुल जी। और अब सब डिजिटल साइट पे जा रहे हैं। अमेज़न पाकिस्तान में आ गया। बिल्कुल। मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था और मैं बड़ा आई वाज एस्टोनिश्ड एट बिजोस who was an owner of Amazon 1995. He was a programmer, Bezos, and he shifted his business to the digital side. तो उसने सबसे पहले क्या किया, बुक कैटेगरी को उसने लिया, बुक को लिया 20 कैटेगरीज में से, और उसके बाद बेसिकली वो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल की तरफ बढ़ा और देन उसने फिर आगे जाके जो है वो फैशन में भी इन हुआ, फैशन की प्रोडक्ट भी ली, इसके अलावा आपकी डिजिटल डिवाइसेस भी वो लेके आया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो लेबर तबका है उसको भी डिजिटल साइड पे लेकर आना लेबर और क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल साइड पे आनी बेसिकली चाहिए। देखिए, मेरा मेरी एक बात है कि ह्यूमन माइट क्रिएट एनी टाइप ऑफ एरर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं ना, आपने एक सिस्टम डेवलप कर दिया, अब उससे कोई लेफ्ट और राइट नहीं हो सकता। मेरा मानना ऐसा है कि जाफर रिजवी झूठ बोल सकता है, कंप्यूटर झूठ नहीं बोल सकता, तो आप पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज कर दें। ठीक। सही। ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पिक्चर हो वो क्लियर पिक्चर आपके सामने हो। क्योंकि देखें, आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपके सामने अगर एक्चुअल पिक्चर है किसी भी पिटफॉल की या किसी भी जो स्ट्रेटजी जो आप बनाने जा रहे हैं, किसी भी अपने मिशन, विजन या टारगेट को अचीव करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपके पास अगर क्लियर पिक्चर नहीं है, आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। ये आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ मेरे माइंड में आई है कि जिस तरह हमारे यहाँ अगर आप छोटी सी बात ले लें, एसी गर्मियों में ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो हमारे यहाँ की जो लेबर है जो 400-500 रुपए का काम है वो 1500-2000 रुपए ज़्यादा अब तो 4-5 हज़ार मिनिमम मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही कम उस पे जाके, लेकिन जो 1000 रुपए का काम है वो हमारा 7-8 हज़ार रुपए का। तो हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों के एक रेट फिक्स करने चाहिए, डिजिटल लेकर आना चाहिए इस लेबर लोगों की आसानी के लिए। हमारे यहाँ पे जितना हम कहते हैं कि जी हमारा ये वाला तबका गरीब है, ये है, लेकिन यही लोग अपने लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें कि बेसिकली ये ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलिंग है सीधी। और देखें होता आया ये है कि मजलूम हमेशा गरीब बन जाता है। लेकिन अब देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपने लेबर लॉ पढ़ा है ना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, तो उसमें क्या ये हम कर सकते हैं कि इसका कोई ऐसा लॉ है कि जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, इस तरह के लोग, इनके लिए एक अलग से वो बना गया हो जिसमें इनकी कंप्लेन हो कि नहीं, एक ही कैटेगरी में, यानी कि एक ही इनकी वो बना दी जाए, जिस तरह इनकी क्या कहना चाहिए, कुछ अमाउंट हाँ भाई इस काम की कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऐसा हमारे पास बिल्कुल ऐसा कानून बनाया जा सकता है बिल्कुल कि तमाम रेट जो है वो फिक्स कर दिए जाएं। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के जो पर्सनल है वो किस तरह जो है डिसाइड करते हैं रेट को। बेसिकली ये ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में देखें ये मजलूम भी बन जाते हैं। अब मैं अगर 9 to 6 जॉब कर रहा हूँ, तो एक साहब ने कहा कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ जब, तो होता ये है 5 मिनट बाद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। तो मैंने
कहा कि आपकी ऑफिस की टाइमिंग क्या है, कहने लगे 9 to 6। तो मैंने कहा आप अपने 6 to 9 सही कर लें। अब देखें, अगर मैं रात को लेट सेटिंग कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, या मैं कहीं शादी में जा रहा हूँ और फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो पूरी ईमानदारी से बताएं, क्या मैं ऑनर जो ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनके साथ इंसाफ कर रहा हूँ? मैंने तो जब उनके यहाँ जॉब लेने के लिए गया था, तो मैंने जब अपॉइंटमेंट लेटर में साइन किया, तो मैंने ये कहा कि मैं आपको 100% अपनी सर्विसेज दूंगा। लेकिन जब मेरी प्रैक्टिस सही नहीं थी, पर्सनली मैं रात को लेट सेटिंग करता था, देर से सोता था, तो सुबह में आता था, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता था। तो मैंने तो उनको 100% नहीं दिया ना। जबकि व्हेन आई वाज साइनिंग ऑन दैट अपॉइंटमेंट लेटर, तो मैं उनको 100% सैलरी जो मैंने मांगी वो मुझे दे रहे हैं, लेकिन क्या हम 100% उनको सर्विसेज दे रहे हैं? हमारे यहाँ बड़ी चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो या छोटी पोस्ट पर हो, वो अपने जॉब से सिंसियरिटी नहीं होती है। अपने ऑफिस में जाकर जो है वो टाइम भी पूरा नहीं देते, मोबाइल का यूज़ और दूसरी चीज़ें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जाफर साहब से और भी बहुत सारे सवाल करने, फिर हम उनसे पूछते हैं इसके बारे में। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं, लेकिन आपकी बर्थडे भी तो गुजरी है अभी, आपने तो अभी तक जो है वो आप हमने विश भी नहीं किया। बिल्कुल, और नहीं आपने विश किया, बर्थडे थैंक यू। ऑन एयर नहीं किया है जी, और आप लोगों के मैसेजेस भी आने चाहिए। आज हमारे को होस्ट की बर्थडे आज नहीं थी, वो 27 में। 27 में। वैसे मुझसे उम्र नहीं पूछेगा। ये कहते हैं जी खातून से लड़की से उसकी उम्र, और वैसे मुझे बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ अच्छा लोग इज्जत करेंगे, मैं बता देता हूँ। अच्छा, एज इज जस्ट अ नंबर। आप 1 साल के थे तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस था। आप अगर 30 साल के हैं तो आपको 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नंबर है जो चेंज हो रहा है। नंबर है जी, साल गिरा, मतलब आप समझते साल गिर गया है, तो इसको हम खुश होते हैं, हमारा साल गिरा है और हम खुशियां मना रहे हैं। आते हैं बिल्कुल। इनसे आप कुछ पूछना चाह रही थी? मैं बिल्कुल इनसे कुछ पूछना चाह रही थी, और पूछना आपसे ये चाह रही थी। हमने बात कर रहे थे लेबर तबके की, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें एजुकेशन ली है और बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम इनके भी कुछ अमाउंट फिक्स होने चाहिए, जिस तरह कई जगहों पे डॉक्टर्स के हैं, कई जगहों पे बहुत सारे हमने अगर जैसे रेट फिक्स किए हैं सब्जियों के, गोश्त के, तो हमारे यहाँ लेबर यानी प्लम्बर, मैकेनिक और ये जो इलेक्ट्रीशियन है और ये जितने भी, इनके भी तो कुछ फिक्स होने चाहिए। तो अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है, जैसा कि आपने लेबर लॉ पढ़ा है, तो मेरे ख्याल में ऐसा आपको बात करनी चाहिए आगे। अच्छा, इन समहाउ हमारे पास रिटर्न फॉर्म में है। ठीक है। ये मेरा जो है, ये क्राइम कर रहा हूँ मैं कि मैं आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये चीज जो मैं जानना चाह रही के अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक है। मैं बेसिकली अगर आपसे कोई ज्यादा किसी चीज के चार्ज कर रहा हूँ, तो आप मुख्तलिफ जगहों पर देखें कि आपको गुलिस्तान जौहर में कुछ रेट मिलेंगे, गुलशन इकबाल में कुछ रेट मिलेंगे, DHA में आपको कुछ रेट मिलेंगे। सब्जी मंडी से तो एक ही रेट निकल रहे हैं ना। या उन तमाम जगहों पर वो माइनर नहीं था, बहुत फर्क आ जाता। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है मेरे ख्याल में, इस पे हमें काम करना चाहिए। मैंने अपने घर का एसी चेंज कराया, एक को बुलाया जानने वाला, उसने 6-7,000 बताया, और वही मैंने किसी और से कराया, वो 3,500 में हो गया। तो ये भी एक माफिया है। इसको ये कहीं इसकी कैटेगराइज करनी चाहिए, इसको उनको लाना चाहिए कि भाई आपकी लेबर जो है, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, जो लेबर आपका है वो आपके ये चार्जेस हैं, और अगर उसमें आपको सामान ला रहे हैं तो वो अलग से, वो तो खुद ही। और इसी तरह अगर हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो उस पर वैसे तो पूरी दुनिया में ही देखा जाता है, मगर पाकिस्तान में बहुत सी ऐसे बहुत से हादसात हैं जो कि मिलते भी नहीं है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ इमाद साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ गलती कर देती हैं। अभी भी मेरे पास कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि वो उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीरें जो लीक हो जाती हैं, अगर वो उनकी बातें नहीं मानते, उनके फादर तक पहुँच गई, तो उसने खुदकुशी कर ली। अभी गुलशन में हुआ है, ये पिछले हफ्ते की बात है। तो रिसेंटली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके न्यूज़ पे आती ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए?
ये तो बहुत ही बड़ा एक ये भी तो हरेसमेंट में ही आता है। इसके लिए क्या कानून है? देखें, ऐसे लोगों को जो है अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कानून बनाया है और उस पे उम्मीद है कि अमल भी हो रहा होगा। तो ये बेसिकली सिक माइंडेड लोग होते हैं, तो बेसिकली कल्चर इफेक्ट पीपल, पीपल इफेक्ट कल्चर। अब वो देखें, जो मैं सोचता हूँ वो मेरी आदत बन जाती है, जो मेरी आदत बन जाती है वो मेरा अमल बन जाता है, और जो मेरा अमल बन जाता है वो मेरी फितरत बन जाती है। बहुत अच्छी बात की आपने। नेचर कैन नॉट बी चेंज। अब वो उसकी जो फितरत बन गई, जिस कल्चर में वो डेवलप हुआ, परवान चढ़ा, तो देखें वो वही प्रैक्टिसेस उसकी रहेंगी। ऐसे लोगों को हम एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे। वी ऑलवेज कंसीडर मेजोरिटी। सही है, अगर मेजोरिटी सर ये यहाँ पे जाती होगी क्योंकि उनको हर चीज का मालूम होता है, इस वक्त में आके वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक मेरे ख्याल में मिसकंसेप्शन है कि जी ये वो लोग ठीक ही होते हैं, लेकिन उनको ये कह के तो उनको साइड कर दिया जाता है कि मैं ये कहूँगा कि इनको साइड ना किया जाए, बल्कि एबनॉर्मल केस को एबनॉर्मल तरीके से ही डील किया जाए ताकि वो नॉर्मल हो जाए। सर इसके लिए लॉ तो है, वुमेन हरासमेंट केस, वुमेन हरासमेंट पे लॉ है। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक कानून बनाया है इसके लिए, और इन लोगों को सजाएं हो रही हैं, और सख्त से सख्त सजाएं हो रही हैं। और मेरे ख्याल में कि इनके जहन में कहीं है कि इनको सजा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब जब कुछ लोगों को सजाएं, सख्त से सख्त सजाएं मिलेंगी ना, तो ये सुधर जाएंगे। अभी एक कानून अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है कि 18 साल से की उम्र पे आप पहुंच जाते हैं और शादी नहीं होती तो घर वालों के खिलाफ नहीं, अगर घर वाले कर रहे हैं तो आप घर वालों के खिलाफ नहीं घर वालों के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। माँ बाप अरेस्ट भी हो सकते हैं उसके ऊपर, और पेनल्टी भी ले सकती है। तो ये चीज हमारी सोसाइटी पे कितना इफेक्ट करेगा? ये हमारी सोसाइटी खराबी की तरफ नहीं जाएगी? अच्छा, मैं समझता हूँ कि आप बात करें सुलझाने के लिए, उलझाने के लिए नहीं, और बात वो होनी चाहिए जिसको आप संभाल भी सके आगे तक। ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव भी हो उस बात के थ्रू। इस पे प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर 18 साल में तो एक बच्चा जो है वो स्टडी कर रहा होता है, और वो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं होता। तो यहाँ जो है 18 साल का बच्चा मेरे ख्याल में 12वीं क्लास में होता है, या लड़के भी 12वीं क्लास में होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर इस तरह की कुछ चीज़ उन्होंने इससे पूरी सोसाइटी खराब हो जाएगी। असेंबली में ये कह रही है, जिस असेंबली में बिल पेश हो गया इसका एक जो है वो मुत्तदा मजलिस अमल के हैं एक साहब, उन्होंने ये पेश किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी जो फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी उस फैमिली में, क्योंकि देखें अगर राइट्स आपको जो है वो इक्वली और अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको मिल रहे हैं, तो फिर तो आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। एक बिल और भी हुआ था जो हमारे यहाँ शादी इतनी मुश्किल बना दी गई कि आप जनाब सबसे पहले तो आपके पास आप सलमान खान की तरह नजर आने चाहिए। ये लोगों की डिमांड है, मुझे हंसी आती है। नहीं सर, ये तो लड़कियों के लिए आते हैं कि कैटरीना कैफ होनी चाहिए। यहाँ तो बहस बहुत लंबी चढ़ जाएगी। बस मेरा मकसद ये कहने का कि जो ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, सोसाइटी को ख़राब नहीं कर रहे? देखें, हमारी सोसाइटी जो है वो उस डायरेक्शन में जा रही है कि जिस डायरेक्शन में कोई और सोसाइटी नहीं जा रही ना मुझे नज़र आ रही है दुनिया में। अच्छा, कल्चर इफेक्ट पीपल, पीपल इफेक्ट कल्चर। अब आपका कल्चर क्या है? जो आपने बात की कि वहाँ गुलशन इकबाल में एक वाक़या हो गया, आपका कल्चर है क्या? कल्चर जा कहाँ रहा है? कल्चर को आप डेवलप कैसे करेंगे? मेरा मानना ये है कि आपको अपनी एजुकेशन का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, मैं यहाँ पर आई एम यूजिंग कनेक्टर्स टू कन्वे माई मैसेज एक्यूरेटली, कि आप अरबी लैंग्वेज होनी चाहिए ना आपकी। गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर इंडियंस जो है वो छाए हुए हैं, जबकि आपके लोग छा सकते हैं। किस तरह आप अरबिक लैंग्वेज अच्छे तरीके से उसे बताएं। दो चीज़ों पे फोकस करें आप, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, और आप मंथ में या वीकली बेसिस पर उसे 15 मिनट जो है वो
कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनाएं। मेरा मानना ऐसा है कि मैं आपकी बातों से चेंज नहीं हो सकता जब तक कि मैं खुद चेंज ना हूँ, और जो मेरे इनर को, इंट्रिंसिक क्वालिटी को, मेरे जो चीज़ इफेक्ट करेगी वो खुद से सारी चीज़ें जब मैं सुनूंगा कुरान शरीफ की, तो हमारे यहाँ पूरा कल्चर बदलने की ज़रूरत है, जिससे किसी माशरे की तकलीफ होती है और कोई कौम तरक्की करती है या तनज़ुली की तरफ जाती है। तो हमारे यहाँ माजरत के साथ तनज़ुली की तरफ इसलिए जा रही है कि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो अपना नाम लिख पढ़ नहीं सकते, तो आप उनसे क्या तवक्का कर सकते हैं? सर ऐसे लोग मैंने देखे हैं, आपकी बात काट रही हूँ, कि लिख पढ़ नहीं सकते लेकिन वो इतने पैसे वाले होते हैं, क्योंकि मेहनत कभी आपको गिरने नहीं देती। एजुकेशन वो चीज़ है जो आपका मुआशरा सुधारती है, और एजुकेशन आपका मुआशरा सुधारती है, लेकिन आपको मेहनती होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंगूठा छाप होते हैं लेकिन वो इतने कामयाब हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी सोच, आप कहाँ पे खड़े हैं। वो मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को क्रेडिट दूंगा कि जिनकी गवर्नमेंट में 4 साल में 2.5 साल हुए इनको, 2.5 साल की 2.5 साल की गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, 2.5 साल की अभी बाकी है, अच्छा, 2.5 साल अच्छा। बाकी। ये बेसिकली इसमें 22.8 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में गए, और 58 to 78% जो है एजुकेशन का रेशो बढ़ा है, रुझान बढ़ा है लोगों का पढ़ने की तरफ। उसकी वजह ये है कि पिछले 1 साल से कोविड है और बच्चे घर बैठे हुए हैं सारे, तो घर में ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, तो 100% एजुकेशन अटेंडेंस हो गई और 100% एजुकेशन लेवल इस वजह बढ़ गया कि सबको पास कर दिया गया, तो आपका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो गया। तो ये क्रेडिट है, ये कोविड के कोई एविडेंस नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि इस तरह जिस तरह की ये अभी जो हालात चल रहे हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट है हमारी सिंध गवर्नमेंट से भी और फेडरल से भी कि स्कूल खोल दिए जाएं और SOPs पे किया जाए, बच्चों को डिवाइड कर दिया जाए क्लासेस के अंदर, उनको डेज में डिवाइडेड कर दिया जाए, बच्चों का मुस्तकबिल खराब एक क्लास में 45 बच्चे हैं, तो क्या कहते हैं, आप अगर 6 आवर्स या 7 आवर्स बच्चा क्या कहते हैं स्कूल में रहता है, तो 2.5 घंटे की पार्शल क्लासेस बना दी जाए बच्चों की, 15 बच्चों को क्या कहते हैं हम पढ़ा सकते हैं, या एक दिन का गैप, एक दिन बुला ले, आधे एक दिन बुला के, मगर स्कूल बुलाएं। स्कूल जाने से बिल्कुल बुलाना चाहिए, स्कूल जाने से क्या कहते हैं बच्चों की तरबियत होती है, स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको पता लगता है। अब तो मेरे बच्चों को तो पाकिस्तान में कभी तराना भी याद नहीं, भूल गए। मुझे कौमी तराने से बताऊं, आप यकीन करें कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर से स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे था थोड़ा सा, और हम लोग जब जाते थे, और मोस्टली ऐसा होता था कि कभी जाते थे तो तराना जो है रास्ते में ही दूर से आवाज़ आती थी, हम लोग वहीं खड़े हो जाते थे। ये हमारा एहतराम था पाकिस्तान के लिए, और आज भी है। लेकिन आज की नस्ल को मैं देखती हूँ, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पूरी वो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये पूरा हम सुना करते थे तमीज़ के साथ, तराना हम पूरे हाथ बांध के पूरा हर तरीके से। तो हमें तो यही सिखाया गया हो, लेकिन आज के बच्चों को अगर हम देखते हैं तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जा रही है कि जी आपने जाना है गूगल से कॉपी पेस्ट करना है और ये बना कर ले आए, वो बना कर ले आए, एप्पल डे मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है, ये सारी मुश्किलात पैदा कर दी। अभी मैंने एक देखा कि एग्ज़ाम्स हुए, और एग्ज़ाम्स ऐसे हुए कि 2 घंटे पहले जो है एग्ज़ाम, आज एक पेपर है, पेरेंट्स गए पेपर लेकर आए घर पे, 2.5 घंटे में बच्चे ने पेपर किया और वो पेपर वापस भेज दिया गया। तो घर में किसने देखा कि बच्चे ने किताब से उतार के लेकर आया? अच्छा, चूंकि प्रोग्राम का टाइम हो चुका है खत्म, लेकिन आप कोई मैसेज जरूर देना चाहें सोसाइटी को, मैसेज है सोसाइटी हमारी जिस तरफ जा रही है। अच्छा, हम आगे क्या फेस करेंगे? मैं अभी देख रहा हूँ कि करंटली हम जो है सोशल मीडिया का यूज़ बहुत कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये गलत यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आप टिकटॉक को ले लें, इसका जो है यूज़ गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, अगली भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, यूज़ इसका गुड है, लेकिन बैड कब है? जब मैं इसे नेगेटिवली यूज़ कर रहा हूँ, और अगली तब बन जाता है कि मैं सुबह से शाम तक उसी पे लगा हूँ। और हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप बिलीव करें कि वो टाइम जो सोशल मीडिया पे हम कंज्यूम करते थे, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली उस टाइम में, और उस टाइम को यूटिलाइज किया। तो फिर हमने सोचा कि इसको इस्तेमाल, मैंने तो ख़ास तौर पर मैंने टिकटॉक और फेसबुक डिलीट कर दी कि भाई ये आपका मैसेज है, डिलीट कर दें। आप अपना जो वाइटल टाइम है, आप कहाँ आप
अपना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपके डेस्टिनेशन पे वो लेके जा रहे हैं? ठीक है। आपको नहीं, वो किसी और ही सिमत लेके जा रहे हैं। ठीक है। और वो सिमत आपको सिवाय अंधे सर कुएं में गिराने एक के। शेर पे खत्म कर दें, शेर दो मिसरे जो होते दो हैं। मिसरे का शेर दो मिसरे का शेर जो मैसेज पे हो। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, हाय हाय हाय। कितने शीरी हैं तेरे लब लब के के रकीब के गालियां खा के बेमजा ना हुआ। हाय हाय हाय। क्या ये नमरूद की खुदाई है? बंदगी में मेरा भला ना हुआ। वाह क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ आप भी इंतज़ार कीजिएगा, हम भी आपका करेंगे इंतज़ार। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फराह को, इमाद को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।